विश्व रंजन एक बहुत ही अच्छे दिल के, नेक दिल के अफ़सर थे। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, प्रताड़ना का समर्थन नहीं किया, मानवाधिकार उल्लंघन को बढ़ावा नहीं दिया, अफ़सरों को काबू में रखने की कोशिश की और कभी उन्होंने राजनीतिक नज़रिए से कांग्रेस, बीजेपी, केंद्र, राज्य इनके बीच में फ़र्क नहीं किया। उनसे सहमति असहमति मेरी बनी रहती थी। लगातार हम सरकार के, पुलिस के फैसलों के खिलाफ, उनके तौर तरीकों के खिलाफ लिखते रहे। नक्सलियों से किस तरह लड़ा जाए इसके बारे में न केवल ये दोनों सरकारें एकमत थी, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे बस्तर के महेंद्र कर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये दोनों भी एकमत थे। सलवा जुडूम इन दोनों की भागीदारी में चालू हुआ था। जितने भी जुल्म हुए, जितने मानवाधिकार हनन के मामले हुए, उसमें सभी लोग बराबरी के भागीदार थे। विश्व रंजन का ये फैसला नहीं था, सलवा जुडूम उनके पहले का फैसला था। विष्णुदेव साई की सरकार जो है, ये बहुत कामयाब हुई नक्सलवाद खत्म करने में। उस वक्त सुरक्षा बलों की इतनी मौजूदगी नहीं थी। देखिए, विश्व रंजन को मैंने ये अनुरोध किया उनसे कि मैं आपको देश में वामपंथी उग्रवाद के बारे में एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने टेलीफोन बंद करवा दिए, कमरा बंद करवा दिया भीतर से। मेरे खिलाफ एक अभियान भी चला उस वक्त छत्तीसगढ़ में कि हमने नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया है और मुझको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे खिलाफ। 1973 बैच के आईपीएस ऑफिसर विश्व रंजन, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, बीती रात 7 मार्च 2026 को एक लंबी बीमारी से जूझने की वजह से उनका निधन हो गया है। वो छत्तीसगढ़ के जब डीजीपी रहे हैं तो न केवल राज्य स्तर में बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी उनकी चर्चा रही है। उन्हीं के बारे में जानने और समझने के लिए आज मैं आप पहुंची हूं छत्तीसगढ़ सांध्य के संपादक सुनील कुमार जी के दफ्तर में, जो उनके दोस्त भी हैं और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर विश्व रंजन जी कैसे व्यक्तित्व रहा है उनका और क्या क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है। आपसे जानना चाहूँगी कि सर, आप पत्रकार भी रहे हैं और उनके साथ आपके निजी संबंध भी रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं और आप आज उनके निधन के बाद उन्हें किस तरीके से याद कर रहे हैं? विश्व रंजन देश के सबसे काबिल पुलिस अफसरों में से एक रहे। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सबसे ऊपर के 3-4 अफसरों में से रहे और वो कभी छत्तीसगढ़ लौटते नहीं, लेकिन यहाँ के डीजीपी की अचानक मौत हो गई और दूसरा कोई अफसर उस काबिल था नहीं उस वक्त जिसको डीजीपी बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उस वक्त मनमोहन सिंह से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री थे वो, और उस तरह से विश्व रंजन को यहाँ भेजा गया, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपनी व्यवस्था के खिलाफ एक अपवाद था। तो विश्व रंजन यहाँ पे आए। वो पहले यहाँ रह चुके हैं, वो रायगढ़ में, बस्तर में कुछ जगहों पर काम कर चुके थे, जानकार थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए वो वामपंथी उग्रवाद को पूरे देश में कवर करते थे, देखते थे। तो जब यहाँ आए, उनको यहाँ काम संभालने में दिक्कत नहीं हुई। बहुत काबिल व्यक्ति थे और नक्सल हिंसा उस समय राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा था। ईमानदार थे, बहुत बहुत काबिल थे, बहुत ईमानदार थे। पुलिस में थोड़ा मुश्किल होता है ये कॉम्बिनेशन मिलना। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर डीजीपी रहते हुए। पुलिस के अपने मातहत अफसरों को भी उन्होंने बचाया जब कभी राजनेता उनसे नाराज होते थे। और उनकी डीजीपी की कुर्सी जो है वो इसीलिए गई, उनको किनारे इसीलिए किया गया कि सरकार में बैठे हुए लोग कुछ छोटे अफसरों के ऊपर बिजली गिराना चाहते थे और विश्व रंजन ढाल की तरह अपने अफसरों के सामने बचाते हुए खड़े रहे। तो आखिरी में उन्हीं को डीजीपी की कुर्सी से हटा दिया गया। ये डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात है। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की उसकी। सुनील जी, अगर मैं सही हूँ तो साल 2007 से 2011 के दौरान वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हैं। उस समय ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया गया, सलवा जुडूम भी उनके कार्यकाल के दौरान चलाया गया। छत्तीसगढ़ उस समय नक्सलवाद की जो विचारधारा कही जाती रही है, नक्सलवाद के जो उग्र समय था, उस दौरान उन्होंने वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाली।
उस पूरे आप ऑपरेशन को, उस पूरे विचारधारा को आप किस तरीके से देखते हैं? ख़ास तौर पर विश्वरंजन जी ना केवल बंदूक से बल्कि अपने विचारधारा से नक्सलवाद को लड़ना चाहते थे। ऐसा उनके बातचीत में, उनके कार्यकाल के दौरान देखा गया है। देखिए, इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में उस समय भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और देश में उस समय मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी। लेकिन नक्सलियों से किस तरह लड़ा जाए, इसके बारे में न केवल ये दोनों सरकारें एकमत थी, बल्कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे बस्तर के महेंद्र कर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये दोनों भी एकमत थे। सलवा जुडूम इन दोनों की भागीदारी में चालू हुआ था। सरकार सुरक्षा बल जिसमें राज्य की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल सभी थे, उन लोगों ने मिल के शुरू किया था। महेंद्र कर्मा लीड कर रहे थे सलवा जुडूम को। जितने भी जुल्म हुए, जितने मानवाधिकार हनन के मामले हुए, उसमें सभी लोग बराबरी के भागीदार थे। रमन सिंह भी थे, मनमोहन सिंह भी थे, चिदम्बरम भी थे, महेंद्र कर्मा भी थे, ये सब लोग उसमें भागीदार थे। विश्वरंजन का ये फैसला नहीं था, सलवा जुडूम उनके पहले का फैसला था, आने के पहले का। लेकिन खैर, विश्वरंजन ने एक पुलिस अफसर होने के नाते नक्सल मोर्चे पे जो जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। उस वक्त पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी उतनी नहीं थी जितनी आज 2025-26 में थी, जब विष्णुदेव साय की सरकार जो है ये बहुत कामयाब हुई नक्सलवाद खत्म करने में। उस वक्त सुरक्षा बलों की इतनी मौजूदगी नहीं थी, वो वक्त और था। लेकिन विश्वरंजन ने अपनी सरकारी पुलिस की जिम्मेदारी पूरी की उस वक्त, और उसको लेकर बदनाम भी हुए। उन्होंने कभी उससे बचने की कोशिश नहीं की, कभी फैसले को नेताओं के ऊपर नहीं डाला, कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये राजनीतिक फैसला था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो मामले थे उसके बारे में कहा कि इसकी जांच चल रही है, कौन सा मामला अदालत में चल रहा है। बहादुरी के साथ उन्होंने सवालों का भी सामना किया और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी की। यही मौका था जिस वक्त विश्वरंजन को और मुझको, हम दोनों को अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में बुलाया गया। वामपंथी उग्रवाद को लेकर एक सत्र था, उसमें हम दोनों आमंत्रित थे। वहाँ उनको बहुत ही एक किस्म से वैचारिक रूप से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा विश्वरंजन को। वहाँ पे उनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, लेकिन उनका जितना जमकर वहाँ विरोध हुआ विश्वरंजन का, उसको भी उन्होंने झेला बहादुरी से और अपनी बात रखी वहाँ पर उन्होंने। वो लोकतांत्रिक थे, अपनी पुलिस की जिम्मेदारी से परे लोकतांत्रिक थे और मानवाधिकार में, मानवीय मूल्यों में उनका भरोसा भी बहुत था। वो दौर ऐसा था कि उस मोर्चे पर उनको कड़ी कार्रवाई करनी थी, तो मैं उनकी इस बात के लिए अधिक आलोचना नहीं करूँगा। उनसे सहमति असहमति मेरी बनी रहती थी। हम अपने अखबार में उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी लगातार हम सरकार के, पुलिस के फैसलों के खिलाफ, उनके तौर तरीकों के खिलाफ लिखते रहे। लेकिन विश्वरंजन एक बहुत ही अच्छे दिल के, नेक दिल के अफसर थे। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, प्रताड़ना का समर्थन नहीं किया, मानवाधिकार उल्लंघन को बढ़ावा नहीं दिया, अफसरों को काबू में रखने की कोशिश की, और कभी उन्होंने राजनीतिक नज़रिए से कांग्रेस, बीजेपी, केंद्र, राज्य, इनके बीच में फ़र्क नहीं किया। बहुत कम अफसर ऐसे मिलेंगे जो इतने तटस्थ, निष्पक्ष और इतने संतुलित तरीके से काम कर सकें। तो बड़ा योगदान था विश्वरंजन का पुलिसिंग में। दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप उस दौरान जिस समाचार पत्र के संपादक थे और नक्सली प्रवक्ता के साथ उनकी जो सवाल जवाब वाला एक चर्चा था, वो काफ़ी चर्चित रहा था वो मामला, और विश्वरंजन जी उसमें अखबारों के लिए लिखते भी रहे हैं काफ़ी समय से। उसे याद करके आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, विश्वरंजन को मैंने ये अनुरोध किया उनसे कि मैं आपको देश में वामपंथी उग्रवाद के बारे में एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो हम इसी तरह के 2 कैमरे की यूनिट लेकर गए इंटरव्यू करने उनको। मैंने टेलीफोन बंद करवा दिए, कमरा बंद करवा दिया भीतर से, और करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगातार वो इंटरव्यू चला। बहुत लंबा इंटरव्यू था वो।
उसको हमने अखबार में शायद 3 साढ़े 3 पेज में उसको छापा, इतना बड़ा था। उस वक्त यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था, हमारा अखबार ही था। उसके बाद नक्सल प्रवक्ता गुरसा उसेंडी, जो बाद में पता लगा कि वो पद नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, उसने विश्वरंजन के इंटरव्यू का अखबार के 1 पेज के साइज का जवाब लिखकर भेजा। तो हमने उसको भी पूरा का पूरा छापा। उसको लेकर मेरे खिलाफ एक अभियान भी चला उस वक्त छत्तीसगढ़ में कि हमने नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया है और मुझको गिरफ्तार किया जाना चाहिए ऐसा। लेकिन रमन सिंह की सरकार उदार थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे खिलाफ। तो गुरसा उसेंडी ने अपने बयान में, बहुत लंबा जवाब था, उसमें उन्होंने विश्वरंजन पे कई नए आरोप लगाए थे। तो विश्वरंजन ने मुझसे अनुरोध किया कि उन्होंने कई नए आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, आपको हमको मौका देना चाहिए उसका जवाब देने का। तो फिर विश्वरंजन ने एक बहुत लंबा, मुझको भी ठीक से याद नहीं है उन्होंने दोबारा इंटरव्यू दिया था या लिख कर दिया था, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो 1 पेज करीब हमने विश्वरंजन का जवाब छापा था नक्सलियों का। उसको लेके ये हुआ कि देश भर में एक काफ़ी हलचल मची है। पहला मौका था जब नक्सली और पुलिस अफसर एक दूसरे से इस तरह से अनौपचारिक रूप से कुछ भी बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पे एक स्टोरी हमारे अखबार को लेकर बनाई थी कि छत्तीसगढ़ के एक अखबार ने नक्सल और डीजीपी के बीच एक डिबेट छेड़ दिया है ऐसा। वो स्टोरी बड़ी, उससे हमको बड़ी शोहरत मिली उस स्टोरी से, क्योंकि अखबार नया था। हालांकि उसको करने, इस स्टोरी को करने का हमारा ये नीयत कहीं नहीं थी कि हमको शोहरत मिले। हमने इंटरव्यू अपने बुनियादी जिम्मेदारी से किया था। बाद में एनडीटीवी ने प्राइम टाइम पे एक रिपोर्ट की उसके ऊपर, वहाँ से उनकी टीम यहाँ आई, मुझको इंटरव्यू करके गई। तो उन्होंने कि ये छत्तीसगढ़ के एक अखबार ने इस तरह की एक बहस छेड़ी है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और एनडीटीवी की रिपोर्ट, इसकी वजह से बर्कले यूनिवर्सिटी की नज़रों में हम लोग आए और उन्होंने हम दोनों को उस पर इन्वाइट किया, उस पैनल पे, जिसमें बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ थे उस पैनल में। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, जस्टिस श्री कृष्णा, वहाँ हम दोनों को उसमें इन्वाइट किया गया था। तो वो पहला और आखिरी मौका था जब वो पुलिस के मुखिया और नक्सलियों के बीच सीधा डायलॉग एक हो रहा था, और बड़ा लंबा डायलॉग हो रहा था, कोई 2 लाइन के बयान नहीं हो रहे थे। जिसको जितना कहना है हमने पूरे खुलासे से उसको कवर किया था। सर, अगर मैं उनके व्यक्तिगत संबंधों की बात करूं, उनके साथ पारिवारिक संबंधों की मैं बात करूं, तो वो केवल एक डीजीपी नहीं रहे, बल्कि साहित्य के प्रति भी उनका रुझान काफ़ी रहा है। वो रचनाकार भी हैं। तो आप उनके कुछ कविता संग्रह का ज़िक्र करना चाहेंगी? वो किस तरीके से लिखते थे? उनकी रचनाओं में क्या झलकता था? शब्दों क्या अर्थ कहते थे? कुछ इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको इस पे बड़ा निराश करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उनका साहित्य कुछ भी नहीं पढ़ा। वो मेरे दोस्त थे, मैं किसी का साहित्य नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने विश्वरंजन की कोई कविता, उनका लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ा। उनकी किताबें यहाँ सजी हुई हैं, मेरे अलमारियों में उनकी दी हुई मैंने रख ली हैं उनका सम्मान करते हुए। मैं उनका लिखा हुआ साहित्य नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। वो फिराक गोरखपुरी के नाती थे। इस नाते उनको दुनिया में सब लोग जानते थे कि फिराक साहब के नवासे हैं, नाती हैं। कभी उन्होंने इसका कोई घमंड नहीं किया, कभी इस नाम को भुनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो एक असाधारण और असंभव किस्म के पाठक थे। वो इतना पढ़ते थे और उनको कोई अहंकार नहीं रहता था पढ़ने का। वो खूब बात करना चाहते थे लोगों से, नए लोगों से मिलना चाहते थे। किसी विचारधारा से उनको परहेज नहीं रहता था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मदद के लिए एक अजय टीजी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके डीजी रहते हुए, भिलाई में रहते थे अजय टीजी, ये नक्सलियों के मददगार हैं, गिरफ्तार किया गया था। तो अजय टीजी के बारे में मेरे ही एक दूसरे दोस्त ने उनको विश्वरंजन को बताया। तो विश्वरंजन दुर्ग जेल में जाकर मिले। उन्होंने मामले में दखल नहीं दी, जो जांच अधिकारी कर रहे हैं करने दिया। अजय ने उनसे कहा कि मैं कुछ
अच्छी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, तो विश्व रंजन ने अपनी निजी लाइब्रेरी से किताबें निकाल के बहुत सारी अजय को दुर्ग जेल भेजी। यानी वो बेधड़क व्यक्ति थे, वो इस बात से नहीं डरते थे कि लोगों को पता लगेगा कि डीजीपी एक कैदी को किताबें भेज रहा है अपनी पढ़ने के लिए, इससे परवाह नहीं करते थे वो बड़े दिल के थे, बड़े कद के थे वो, और पाठक बहुत अच्छे थे, खूब पढ़ी हुई चीज़ों को शेयर करते थे, अहंकार जरा भी नहीं था लिखने का। और अखबारों में उन्होंने लिखा नहीं ज़्यादा, जो कुछ उनका कहा हुआ था वो मुख्य तौर पर हमारे अखबार को दिए हुए उनके इंटरव्यू में ही सबसे ज़्यादा बातें आई थी। लेकिन वो सुनना चाहते थे लोगों को, अलग अलग लोगों को सुनते थे। विदेशी कुछ रक्षा विशेषज्ञ उनके पास आते थे, उनकी भी बातें सुन लेते थे वो छोटे छोटे पत्रकार आते थे नक्सल इलाकों से, उनकी बातें भी सुन लेते थे। मेरे जैसे लोगों की बातें बहुत देर तक सुनते थे। तो वो अच्छे श्रोता थे, अच्छे वक्ता थे, और बड़ी बात यह है कि ज्ञान का अपार भंडार रहते हुए वो अहंकार विहीन थे। उनको अपनी विद्वत्ता का और अपने ज्ञान का अहंकार नहीं था, जो कि 4 किताब पढ़ने के बाद लोगों को 5वीं किताब के बीच में जब रहते हैं तो चालू हो जाता है अहंकार। तो वो उनमें नहीं था, उससे मुक्त थे। यूँ चला जाना वाक़ई में न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि हमारे देश के लिए एक क्षति के रूप में है हमारे लिए। अभी के जो अफ़सर हैं, अभी के जो प्रशासनिक अमला है, उनसे क्या सीख लेना चाहिए? आप बताएँगे? बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने के लायक हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहली बात तो यह है कि अफ़सर रहे कि बाबू रहे, सिपाही रहे कि टीचर रहे, अच्छा इंसान हर किसी को रहना चाहिए। पहली बात तो ये है। जी। वो अपनी वर्दी और ओहदे से परे भी जो बात सिखा गए हैं, वो यह है कि अच्छा इंसान रहना मुमकिन रहता है। आपको ओहदा, बत्ती और गाड़ी और ताकत ये सब बर्बाद कर दे, ज़रूरी नहीं है ये। आज छोटे-छोटे से भुनगे जैसे जो अफ़सर रहते हैं, वो तबाही लाने की धमकी देते हैं, ज़रा से नाराज़ होते हैं तो। विश्व रंजन प्रदेश के निर्विवाद मुखिया रहे, पुलिस विभाग के सबसे ताकतवर, कभी अहंकार नहीं रहा, इंसान अच्छे रहे, लोगों का भला सोचते रहे। दूसरा, बहुत ही असाधारण दर्जे के ईमानदार रहे। मुझको याद है कि उनके दफ्तर में हमारे लिए नाश्ता आता था कॉफ़ी हाउस से, तो पैसा निकाल के देते थे। सिगरेट अपनी मंगाते थे तो पैसा निकाल के देते थे अपनी जेब से। कभी किसी ने उनके पैसा खाने के बारे में नहीं कहा। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए किसी को, जो कि मुझको आज बहुत छोटा-छोटा दिखता है। जैसे ये आईडी पकड़ के लोग खड़े हो जाते हैं और उनको अहंकार हो जाता है आईडी पकड़ने का। तो इससे मुक्त थे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इतने बड़े अफ़सर थे, वो पूरे देश के मामलों को देखते थे। यहाँ राज्यपाल थे नरसिम्हन, तो वो विश्व रंजन के अफ़सर थे वहाँ आईबी में। तो वो दोनों ही अगल-बगल के 2 इमारतों में आ गए थे। ये राजभवन में आ गए थे, विश्व रंजन बगल में पीएचक्यू में आ गए थे। दोनों ही आईबी से निकल के यहाँ आए थे। तो इतना वो राज्यपाल के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन उनको कोई अपने ओहदे का, पहुँच का कोई अहंकार नहीं था। मुझको लगता है लोगों को सीखना चाहिए कि ताकत बिना अहंकार के भी हो सकती है, ज्ञान बिना अहंकार के भी हो सकता है, और आप कितने भी ज्ञानी हों, आपके पास कुछ और सीखने की गुंजाइश बची रहती है। एक बहुत बड़ी बात, जितना बर्कले में उनका विरोध हुआ था, पूरे यूनिवर्सिटी में वार क्रिमिनल विश्व रंजन गो बैक, ऐसे ड्रैकुला जैसे उनके मुंह से लहू बह रहा है, जैसे लोगों का खून पी रहे हैं, ऐसे फ़ोटो के पोस्टर लगाए गए थे पूरी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, ठंडे दिल से सब कुछ बर्दाश्त किया और अपनी बात रखी। उस दिन मुझको उनसे एक बहुत बड़ी सहन शक्ति सीखने के लिए मिली कि कैसे दिमाग को ठंडा रखा जा सकता है। कोई और रहता तो भड़क के उठ के चले जाते कि इतने विरोध के बीच में कैसे बोलूं, क्या करूं, लेकिन उन्होंने आपा नहीं खोया। ऐसे बहुत सारी खूबियां थी उनकी। हाँ, बहुत सारी खूबियां थी उनकी, और मुझको बहुत ज़्यादा उनके जाने का अफसोस नहीं है। कई बीमारियां थी उनको और तकलीफ़ में थे, पिछले महीने 2 महीने से वेंटिलेटर पे थे। किसी को ऐसी ज़िंदगी लंबी नहीं जीनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जी लिए, बहुत सारा अच्छा काम छोड़ गए हैं, जाने का वक्त था, चले गए। धन्यवाद सुनील जी।
पूरी चर्चा में आप हमारे साथ शामिल रहे और हमारे दर्शकों से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे सांध छत्तीसगढ़ के संपादक सुनील कुमार जी। विश्व रंजन जो पूर्व डीजीपी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ लगातार उन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा करियर के अलावा उनके संबंध भी रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विश्व रंजन जी के बारे में बताया और हमने सुना, वाकई में बेमिसाल अफसर रहे हैं और एक बेमिसाल व्यक्तित्व भी। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।